Hello everyone, in this video we are going to study humanistic theory to understand personality. Okay, humanistic approach personality की हमारी deterministic view होती है personality के लिए मतलब personality is being determined by the influence of unconscious and reinforcement patterns. इनके अकॉर्डिंगली जो हमारी पर्सनालिटी है वो अनकॉन्शियस और री पैटर्न के थ्रू डिटरमाइन होती है जो कि दोनों ही किसी इंडिविजुअल के कंट्रोल में नहीं है। ह्यूमनिस्टिक थ्योरिस्ट का मानना है दैट ह्यूमन बीइंग्स आर बेसिकली गुड ह्यूमन बीइंग्स एंड दे एम एट ग्रेटर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड स्ट्राइव फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो मोस्टली गुड होते हैं, बेसिकली गुड होते हैं और वो हमेशा खुद को ग्रेटर सेल्फ बनाने के लिए और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए स्ट्राइव करते हैं। मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स जो है उसने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को किसी भी इंसान का हाईएस्ट मोटिव रखा है कि अगर कोई इंसान जब उसके बाकी सारे मोटिव्स पूरे हो जाएंगे तब उसका हाईएस्ट मोटिव जो होगा वो होगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसकी स्टार्टिंग होती है बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स से, देन साइकोलॉजिकल नीड्स, उसके बाद तभी जाके हम अपना पूरा पोटेंशियल फुलफिल कर पाते हैं। जब हमारी बायोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती है उसके बाद साइकोलॉजिकल नीड, देन वी कैन फुल fulfill one's potential. Okay, this triangle here, this diagram here is called Maslow hierarchy of needs. इसके accordingly the lower needs to be satisfied, then only the person proceeds to fulfillment of higher order needs. मतलब जब हमारी लोअर नीड सेटिस्फाई हो जाएगी तभी इंसान हायर नीड की तरफ बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जब आपकी फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई हो जाएगी तब आप सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड की तरफ बढ़ोगे, उसके बाद लव एंड बिलोंगिंग, देन एस्टीम नीड्स, देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ओके, thus basic needs of food, sleep, etc. need to be fulfilled, then only the person think of safety and security. जब आपकी बेसिक नीड जैसे कि फूड है, स्लीप है, ये सारी नीड्स आपकी पूरी हो जाएंगी तभी आप सेफ्टी या सिक्योरिटी नीड के बारे में सोचोगे। ऑल द अदर नीड्स बिकम सेकेंडरी टू बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स। आपकी कोई भी नीड होगी वो आपकी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड के आगे बेसिक नीड वो आपकी सेकेंडरी नीड बन जाएगी। द फर्स्ट फोर लेवल आर कॉल्ड डेफिशिएंसी या डेप्रिवेशन नीड्स, जिसको हम डी नीड्स भी बोलते हैं। जो आपका ये हायरार्की ऑफ नीड्स है इसमें फर्स्ट फोर लेवल्स फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, लव एंड बिलोंगिंग और एस्टीम नीड्स, ये चारों मिला के ये आपकी डी नीड्स कहलाई जाती हैं। अगर ये नीड्स पूरी नहीं होती तो डेफिशिएंसी या डेप्रिवेशन क्रिएट हो जाता है। ओके, नाउ द लास्ट लेवल ऑफ नीड इज कॉल्ड बीइंग नीड्स या बी नीड। अब जो लास्ट लेवल है आपका जिसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है उसको बीइंग नीड या बी नीड बोलते हैं। दिस ऑपरेट्स ऑन ग्रोथ मोटिवेशन इन कॉन्ट्रास्ट टू डेफिसिट मोटिवेशन फॉर डी नीड्स। इसमें क्या होता है, इसमें इंसान अपनी ग्रोथ मोटिवेशन पे ध्यान देता है। मास्लो uses homeostatic principle to explain the deficiency needs. अब मास्लो ने क्या किया, he used homeostatic principle इसको डी नीड को एक्सप्लेन करने के लिए या डेफिशिएंसी नीड को एक्सप्लेन करने के लिए। फॉर एग्जांपल हमारा बॉडीली सिस्टम कैसे ऑपरेट करता है। जब हमें थर्मोस्टेट की जरूरत, जब गर्मी ज़्यादा होती है, जब ठंड ज़्यादा होती है तो हमें गर्मी की ज़रूरत होती है, हीट की ज़रूरत होती है। सो इट स्विचेस द हीट ऑन। और जब हमें ज़रूरत नहीं होती, जब गर्मी बढ़ जाती है, इट स्विचेस इट ऑफ व्हेन इट्स टू हॉट। इसी तरीके से व्हेन एन इंडिविजुअल लैक समथिंग, जब किसी को कुछ चाहिए होता है या हमारे पास किसी चीज़ की कमी होती है और जब हमें वो मिल जाता है तो हमारी नीड पूरी हो जाती है। उसके बाद वी मूव ऑन टू नेक्स्ट थिंग्स। हैव यू एवर एक्सपीरियंस, जब अगर आपने अपने चाइल्डहुड में अब्यूज या नेग्लेक्ट एक्सपीरियंस किया होता है तो आपकी नीड
लव केयर सिक्योरिटी की कंटिन्यू होती रहती है। मतलब आप उस नीड को पूरा करने के लिए, उस नीड को पूरा करने के लिए बार बार ढूंढते रहते हो। आपको लव केयर सिक्योरिटी बार बार आप ढूंढोगे, जब तक या तो आपको आपकी वो नीड पूरी हो जाए तब तक ढूंढोगे, या फिर ये आपके पर्सनालिटी और बिहेवियर को कैरेक्टराइज करेगा, आपके बिहेवियर और पर्सनालिटी में दिख जाएगा। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी इज फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल एंड देयर ग्रोथ डेवलपमेंट। ओके, ह्यूमनिस्टिक थ्योरिस्ट ने क्या किया, किसी भी इंडिविजुअल को और उसकी ग्रोथ डेवलपमेंट पे ध्यान दिया कि वो अपना एनहेंसमेंट ऑफ पोटेंशियल कैसे कर सकता है, वेल बीइंग का कैसे ध्यान रख सकता है, एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ओवरऑल कैसे बढ़ा सकता है, कि जिस तरीके से वो लाइफ जी रहा है वो अपनी लाइफ की क्वालिटी को कैसे बढ़ाए। Thus, personal well-being, growth, openness, experience, personal responsibility, perceived reality by the individual are discussed here. Humanistic theorists have drawn the attention from negative sides of human behavior, that is mental illness, to the positive side of human behavior, focusing on the possibilities of better life, inherent goodness, optimal mental health. पॉजिटिव साइकोलॉजी विच इज अ डोमिनेंट फील्ड नाउ। ओके, जो पॉजिटिव साइकोलॉजी है वो आपकी साइकोलॉजी की डोमिनेंट फील्ड है, और 2 डेकेड्स पहले उसको मार्टिन सेलिंगर ने थीम ऑफ अमेरिकन एसोसिएशन बनाया था 1998 में। तब से पॉजिटिव साइकोलॉजी आपकी डोमिनेंट फील्ड है, और जो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी है, जो पॉजिटिव साइकोलॉजी है, उसका कनेक्शन ह्यूमनिस्टिक थ्योरी से है। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी क्या करती है, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी मेंटल इलनेस से लेके आपकी पॉजिटिव साइड ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जैसे कि बेटर लाइफ, इनहेरेंट गुडनेस, ऑप्टिमल मेंटल हेल्थ, इन सारी चीजों पे फोकस करती है। Maslow has significantly contributed to the field by focusing on the person and the meaning in life and self-actualization. Maslow ने क्या किया, उन्होंने ध्यान दिया मीनिंग ऑफ लाइफ पे, कि जो इंसान है वो अपनी लाइफ का मीनिंग कैसे निकालते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कैसे करते हैं। ये वाली थ्योरी भी, बल्कि हर थ्योरी की तरह इनकी ये वाली थ्योरी भी क्रिटिसाइज हुई। ठीक है, on the ground that we have instances of creative great people actualizing their potential despite poverty and deprivation or ill health. देखो कि कुछ लोग हैं जो कि गरीबी होने के बाद या डेप्रिवेशन होने के बाद या इल हेल्थ होने के बाद भी अपना पोटेंशियल एक्चुअलाइज कर लेते हैं, जो कि Thus, these needs can be seen overlapping in nature. इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये वाली नीड्स जो हैं एक दूसरे से ओवरलैप करती हैं नेचर में। Further, Maslow in later years added another dimension. इस क्रिटिसिज्म के बाद मास्लो ने एक और डायमेंशन इसमें ऐड कर दिया, जिसको उन्होंने बोला ट्रांसेंडेंस। अब ट्रांसेंडेंस इज गोइंग बियॉन्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के भी ऊपर है। इसका रिलेशनशिप है एल्ट्रुइज्म एंड स्पिरिचुअलिटी से, इन क्वेस्ट ऑफ रीचिंग द इन्फिनिट। According to Maslow, transcendence refers to very high and most inclusive और holistic level. जो transcendence है ये आपका सबसे highest और सबसे inclusive और holistic level है human conscious का, behaving का, and relating as other rather means to oneself, to others, to human beings in general, to other species, to nature and to the cosmos. कार्ल रॉजर्स ने क्या बोला, कार्ल रॉजर्स भी एक ह्यूमनिस्टिक थ्योरिस्ट ही थे। उन्होंने एम्फोसाइज किया नीड फॉर प्रोवाइडिंग अनकंडीशनल लव टू चिल्ड्रन। उन्होंने बोला कि जो चिल्ड्रन है उनको पेरेंट्स को अनकंडीशनल लव देना चाहिए, मतलब वो लव जिसमें कोई कंडीशन ना हो। The child, when accepted without any condition, will develop into fully functioning person. जब कोई भी बच्चा बिना किसी कंडीशन के अटेंशन या लव उसको मिलेगा, तो
उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट अच्छा होगा, हेल्दी होगा, और जो चाइल्ड है वो फुली फंक्शनिंग पर्सन बन पाएगा, वो अपने पोटेंशियल को अच्छे से एक्चुअलाइज कर पाएगा। इन्होंने 2 बुक्स भी लिखी, ऑन बिकमिंग अ पर्सन एंड पर्सन टू पर्सन। इसमें द थ्योरी फोकस ऑन पर्सन एंड देयर सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर सेल्फ. Unconditional positive regard, genuineness, and empathy are 3 hallmarks of the person-centered therapy developed by Rogers. रॉजर ने अपनी एक थेरेपी डेवलप की पर्सन सेंटर्ड, जिसमें 3 हॉलमार्क्स थे। वो क्या थे? अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, जीनियसनेस नहीं जेन्युइननेस एंड एम्पैथी। ये 3 चीजें थी, जेन्युइननेस, एम्पैथी और अनकंडीशनल लव, इसके 3 हॉलमार्क्स थे। ऑल्सो टर्म इज सेल्फ थ्योरी, इसको सेल्फ थ्योरी भी बोलते हैं, एंड इट फोकसेस ऑन द पर्सन, देयर एक्सपीरियंसेस, वैल्यूज एंड बिलीव, और ये आपकी फिनोमेनोलॉजिकल अप्रोच होती है। द सेल्फ और सेल्फ कॉन्सेप्ट इज सेंट्रल टेनेंट ऑफ रॉजर्स थ्योरी। इनकी थ्योरी में जो सबसे सेंटर टेनेंट था, जो मेन फोकस था, वो सेल्फ पे या सेल्फ कॉन्सेप्ट पे था। उन्होंने सेल्फ को डिफाइन किया दैट सेल्फ इज ऑर्गेनाइज्ड, कंसिस्टेंट, conceptual gestalt composed of perception of the characteristics of I and me, and the perception of the relationship I and me in interaction with various aspects of life together with the values attached to those perception. मतलब आई और मी का जो रिलेशनशिप है, आई या मी का जो रिलेशनशिप है लाइफ के बाकी सारे एस्पेक्ट के साथ, और किसी इंसान की वैल्यूज उस परसेप्शन के साथ मिला के सेल्फ को बनाती हैं। दस सेल्फ डेवलप थ्रू इंटरेक्शन विद अदर्स, जो सेल्फ है उसका डेवलपमेंट होता है दूसरों के साथ इंटरेक्शन में, और सब्सिक्वेंट consequent social evaluation influence the development of self। और जो social happenings हो रही हैं आपके आसपास, जो चल रहा है, ये आपके सेल्फ को डेवलप करती है, और साथ सेल्फ के कॉन्सेप्ट को इन्फ्लुएंस करने में सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। रॉजर्स टॉक अबाउट पर्सनालिटी इन टर्म्स ऑफ रियल सेल्फ एंड द आइडियल सेल्फ। इन्होंने पर्सनालिटी को किस टर्म में बात की? इन्होंने बोला कि एक है आपका रियल सेल्फ, दूसरा आइडियल सेल्फ, एंड द एक्सटेंट टू विच देयर इज कॉन्ग्रेंस बिटवीन द टू। इन दोनों के बीच का कॉन्ग्रेंस, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप, बैलेंस, इसके बारे में बात की। रियल सेल्फ आपका वो सेल्फ है जो आप अभी हो, और जो आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बाद बन सकते हो। आइडियल सेल्फ आपका वो है जो आपका जो आप आइडियली बनना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है दैट यू शुड स्कोर हाईएस्ट, यू शुड स्कोर इन 90s, तो ये आपका आइडियल सेल्फ है, ठीक है। एंड इट रिफ्लेक्ट द सोसाइटीज एक्सपेक्टेशन एंड डिमांड्स ऑफ व्हाट यू शुड बी। इससे हमें पता लगता है किसी सोसाइटी में कि सोसाइटी में लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपको क्या होना चाहिए। This is what your ideal self tells you. और next, congruence between the two would make for a healthy personality। अब जब इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप बैलेंस बिल्कुल ढंग से होगा, जब दोनों चीजें बैलेंस में रहेंगी, तभी जाके आपकी पर्सनालिटी हेल्दी रहेगी। सिंस द परफेक्ट कॉन्ग्रेंस में नॉट बी पॉसिबल, जबकि परफेक्ट कॉन्ग्रेंस तो पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हम ट्राई कर सकते हैं। अगर ये इन दोनों के बीच में कॉन्ग्रेंस नहीं होगा तो मैल एडजस्टमेंट हो सकता है, और इट में इवन लेड टू पर्सनालिटी डिसऑर्गेनाइजेशन या मेंटल इलनेस। किसी को मेंटल इलनेस भी हो सकता है, पर्सनालिटी डिसऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, हमारी सोसाइटी में ये बोला जाता है कि बॉयज शुड नॉट क्राई, ठीक है। अब एज अ बॉय अगर आप ऐसी सिचुएशन भी फेस करोगे जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि आपको रोना चाहिए, लेकिन तब भी आपको रोने में प्रॉब्लम आएगी, जैसे आपके पेरेंट की डेथ, आप उसमें भी रो नहीं पाओगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। Thus, humanistic theories emphasize on the individual as a whole। जो humanistic theories थी वो किसी भी individual को emphasize, वो
एम्फोसाइज करती हैं कि जो इंडिविजुअल है वो होल है, टेक्स अकाउंट इनटू देयर इंटीग्रेटेड पर्सनल एक्सपीरियंस, और किसी भी इंसान को उसके पर्सनल एक्सपीरियंस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिविजुअल इन टोटलिटी, एमिंग एट रियलाइजिंग फुल पोटेंशियल एंड फंक्शनिंग एज अ होल। इन ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज का फोकस इन सारी चीज़ों पे होता है कि जो इंसान है वो इंसान अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को मिला के, अंडरस्टैंडिंग द इंडिविजुअल इन टोटलिटी, कि जो इंसान है उसको टोटल एकदम होल फुल्ली तरीके से समझना, उस पे ध्यान दिया जाता है। इट फोकसेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ एंड द कॉन्ग्रेंस ऑफ सेल्फ with the experiences as important for a well adjusted और healthy personality। किसी भी इंसान को अगर अपनी पर्सनालिटी हेल्दी रखनी है, वेल एडजस्टेड रखनी है, तो सेल्फ और आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ के बीच का कॉन्ग्रेंस बनाना बहुत जरूरी है। इट फोकसेस, ये इसी का ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज का फोकस इसी चीज पे होता है कि आप अपना सेल्फ को कैसे डेवलप कर सको और सेल्फ के बीच में कॉन्ग्रेंस कैसे बना सको, कॉन्ग्रेंस ऑफ द सेल्फ विद द एक्सपीरियंस एज वेल एज फॉर अ वेल एडजस्टेड एंड हेल्दी पर्सनालिटी और वेल एडजस्टेड पर्सनालिटी बनाने के लिए।